Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं ICAR IARA टेक्नीशियन के लिए जो आपका सोशल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और इसमें आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इसमें अभी हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है ये कवर करने लग रहे हैं और इसकी आपकी टोटल 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 4th क्लास है और इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो हमारे नेशनल लीडर्स रहे हैं उनके ऊपर फैक्ट, जहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आप नोट डाउन करना। देन हम बात करेंगे प्रियम्बल की। हमने इससे पहले प्रियम्बल समझते हो ना, प्रस्तावना, जैसे जो संविधान की प्रस्तावना है उसको प्रियम्बल बोला जाता है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने देख ली थी, यानी कि जो संविधान सभा थी हमने वहां तक की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे यार यहाँ पे कि प्रियम्बल हो गया, इसके बाद इलेक्टोरल जो अपना इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना चाहिए उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, पिछला सारा रिवाइज करके आए हो। आपको देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब क्लास हो जाए ना जिस दिन, उसी दिन सारी की सारी चीजें रिवाइज करना है, याद करना है, जो भी करना है तुरंत की तुरंत करके आना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी कि हम संवैधानिक जो ढांचा है उसकी बात करने लग रहे थे। अब पहले कुछ फैक्ट लिखो, मैं आपको एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनके फैक्ट बताऊंगा, सब आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले तो वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मैन ऑफ यूनिटी हैं, इनको आयरन मैन भी बोला जाता है इंडिया का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पर्सनैलिटी, यानी कि ये बहुत ही मतलब अगर इनकी मतलब इनके एफर्ट्स नहीं होते तो इंडिया इतना ज़्यादा इंटीग्रेट होके आ ही नहीं पाता। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में इंडिया डिवाइडेड था, जूनागढ़ का अलग था, हैदराबाद का अलग था, तो ये सब सिनारियो चल रहा था। कश्मीर का किंग कुछ बोल रहा था, जूनागढ़ का कुछ बोल रहा है, तो इन सबको इंडिया में लेके आने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है ना। इनके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि इनको जो है एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बारडोली 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 पीजेंट पीजेंट सत्याग्रह, ठीक है ना। इसे हिंदी में आप अगर लिखना चाहो सत्याग्रह तो इसको लिखोगे आप। जो बारडोली का किसान आंदोलन था, किसान सत्याग्रह था, उसके लीडर कौन थे? ठीक है, तो याद रखना है इसके लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कई बच्चे इसमें महात्मा गांधी करके आ जाते हैं, वो गलत है। ठीक है, बारडोली का किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दूसरी बात यह है कि भाई जब गवर्नमेंट बन जाती है तो इनको कौन सा रोल दिया गया? तो ये थे होम मिनिस्टर। ठीक है ना, जब पहली बार सरकार बनती है तो ये क्या थे? होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। और दूसरा ये क्या रहे हैं आपके? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी बोलते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख दो सूचना एवं प्रसारण, सूचना एंड प्रसारण जो आपका मंत्रालय है उसके भी यहाँ पे हेड कौन रहे हैं? बेसिकली उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। ये तो कई बच्चों को पता है होम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ये अक्सर गलत करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, इसके बाद में ये क्या बने? तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी ये बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रह चुके हैं। ये चीज तो आई होप सबको पता ही होगी। अगर ये नहीं पता है ना तो अभी जाके उल्टे लटक जाओ। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हैं इनके बारे में। और ये एक लॉयर भी रह चुके हैं। ठीक है ना, क्या रह चुके हैं? ये एक लॉयर भी रह चुके हैं। अगले अपने पर्सन पे आते हैं, जो अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, ये हो जाते हैं। अच्छा, इनका नाम आपने सुना होगा, जयपाल। ठीक है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने की काफी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में अलग से दिया भी गया है, जयपाल सिंह। अब ये जो जयपाल सिंह थे ना, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कैप्टन थे पहली नेशनल हॉकी टीम के। ठीक है ना, नेशनल हॉकी टीम थी ना जो पहली नेशनल हॉकी टीम, उसके क्या थे? ये कैप्टन थे। तो इस चीज को लिख लो, कप्तान थे भारतीय हॉकी टीम के सबसे पहले। क्लियर है ये वाली बात? दूसरी बात ये क्या, ये एक आपका एक महासभा के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, फाउंडर रहे हैं बेसिकली, तो आदिवासी महासभा। ठीक है ना, कौन सी है? आदिवासी महासभा। इसको आप बिल्कुल याद रख लो, आदिवासी महासभा के यहाँ पे फाउंडर कौन है? फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष और उसके यहाँ पे खोजकर्ता कौन रहे हैं? जयपाल सिंह रहे हैं। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने बता दिया है, आई होप क्लैरिफाइड होगा। और एक चीज अगर आपसे यहाँ पे बात करूं तो झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी के फाउंडर कौन है? झारखंड
पार्टी के फाउंडर कौन है, तो झारखंड पार्टी के फाउंडर भी जयपाल सिंह हैं। ये बेसिकली झारखंड से ही बिलोंग करते थे। तो झारखंड पार्टी के फाउंडर और यहाँ पे आदिवासी महासभा के फाउंडर कौन है, जयपाल सिंह है, नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, और अब आगे आते हैं तीसरे वाले अपने इंपॉर्टेंट, ये सब हमने पढ़ ही लिया यार। तीसरे वाले जो अपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीडर रहे हैं, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो भाई राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, श्री राजेंद्र प्रसाद, इनका आपने नाम सुना ही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनको बोलते हैं, डॉक्टरेट इन्होंने किया हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बेसिकली क्या थे, ये एक लॉयर थे, ठीक है, और इनकी एंट्री पॉलिटिक्स में होती है चंपारण जो आपका आंदोलन हुआ था ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बेसिकली जो पहला चंपारण सत्याग्रह, उसमें जो है इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इवन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को लेके आने वाले पर्सन भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे इनकी बड़ी ही प्यारी स्टोरी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा आपको, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान देना है। तो चंपारण जो है सत्याग्रह से निकल के आते हैं, और इसके बाद में ये जो कल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया था ना, चलो कमेंट करके बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब थी और इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी, कमेंट करके बताना है, ईयर और मुझे मंथ का नाम, मैंने इवन डेट भी लिखाई हुई थी, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे सबसे पहले, वो कौन थे, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अपने इंडिया फ्री इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्होंने जो कांग्रेस के सेशंस हुए हैं ना, ठीक है, उनको भी 3 बार हेड किया है, ठीक है, क्या किया है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, इसे लिख ही लेना, ये तो सबको पता ही होगा। और इन्होंने कांग्रेस के जो सेशंस होते थे ना, उनमें ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। कितनी बार रहे हैं, 3 बार। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कि 3 बार प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो भाई राजेंद्र प्रसाद, और मैं आपको ईयर भी लिखा देता हूं कौन कौन सा सेशन था वो। तो 1934, इसे एक्चुअली मैंने ऐसे याद किया है कि एक तो 34, दूसरा 35, तीसरा 39, ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो, 4 + 5 = 9। तो ये है एक बेसिकली बस एक तरीका होता है कि आपकी मेमोरी में रिटेन रह जाए। अब पहला वाला जो सेशन था वो बॉम्बे सेशन था इनका, ठीक है, दूसरा वाला सेशन था इनका लखनऊ में, जहाँ पे ये प्रेसिडेंट रहे थे। देन तीसरा सेशन था इनका मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये एमपी में हुआ था, और एमपी की जगह है वो त्रिपुरी करके जगह है, वहां पे ये 3rd सेशन हुआ था, ठीक है। और ये त्रिपुरी जबलपुर में आता है, तो कोई भी यहाँ पे आपको एक्चुअली एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, जबलपुर, एमपी या त्रिपुरी, क्लियर है। तो ये आप याद रखोगे कि भाई ये 3 सेशंस में यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं। नाउ अगले पे आते हैं। अब ये सब चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगले वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते हैं। तो इनका यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये तो पता ही होगा कि ये प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे हैं, बेसिकली चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्ट कमेटी के, ठीक है ना। किसके चेयरमैन थे ये, ड्राफ्ट कमेटी के थे, ये मैंने कल ही बता दिया था आपको, ठीक है, तो ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ड्राफ्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख लेना आगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये याद रखना आप कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये किसने यहाँ पे फाउंड की थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया, ये चीजें ऐसी उठ के आती हैं कि आप उन्हें साइड वाइज देखते नहीं हो, कहीं कहीं लिखी होती हैं ये, फिर आपको समझ नहीं आता कि यहाँ से क्वेश्चन बन गया वहां से बन गया, ठीक है। तो ये चीज है। और इसके बाद में ये जब कैबिनेट मिनिस्टर बने तो पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, ठीक है, क्या थे ये आपके पहले लॉ मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन ये तो बेसिक सी बात है, तो ये सबको पता ही होगा कि सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब आपको क्लैरिफाइड है। अगले वाले पे आते हैं, नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इनके बारे में आपको पता ही होगा। महात्मा गांधी जी के बारे में ही सब कुछ पता है, तो इनको हम मेजरली जो कवर करेंगे ना, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कवर करेंगे, इसलिए मैंने इनके बारे में ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से बनते नहीं है। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो अलग अलग लीडर्स के हैं, JLN और फिर यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं, इनका जो इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं या फिर जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से बन रहे होते हैं, वो मैं आपको वहाँ कवर करा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है फर्स्ट PM ऑफ इंडिया रहे हैं, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया रहे हैं अपने JLN वगैरह। इसके बाद आगे बात करेंगे इनकी। नाउ अगले यहाँ पे जो अगले नंबर पे आते हैं, ये हैं हमारे कन्हैया लाल, वेट अ सेकेंड,
कन्हैया लाल और मुंशी, ठीक है ना। कन्हैया लाल मुंशी जी जो हैं ये थे, और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने जो है स्वतंत्र पार्टी को फाउंड किया हुआ था, ठीक है ना। कौन सी पार्टी थी? स्वतंत्र। ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम में देखा गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये कि स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर का नाम क्या है, तो कन्हैया लाल मुंशी जी जो है इसके फाउंडर थे। बाकी ये मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन कैबिनेट जब बनी तो उसमें मिनिस्टर भी थे। बाकी इनके बारे में और कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। 7वें नंबर पे आते हैं, तो 7वें नंबर पे हमारे पास है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। इनका नाम आपने रिसेंटली सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी। इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भारतीय जनसंघ है, ठीक है ना, क्या है आपका जो भारतीय जनसंघ, इसके फाउंडर कौन थे? तो भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जी जो है, इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, यानी कि इसके क्या थे? फाउंडर थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये पहले आपके इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर में, अरे यार ये क्या हो गया है, सप्लाई मिनिस्टर। तो बेसिकली अब जो है ये मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए हैवी इंडस्ट्री वगैरह के कौन थे मिनिस्टर, तो फिर इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर पहले आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हैं। बार मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, देखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे नहीं, अगले हमारे जो लीडर हैं उन पे आते हैं। तो एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना, इनके बारे में बस एक ही बात याद रखना, एच.सी. मुखर्जी इन्होंने क्या किया था? देखो, इनको क्या किया था कि जो वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे, वो किन्हें बनाया गया? वेस्ट बंगाल के फर्स्ट, अरे यार ये क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड यार, फर्स्ट गवर्नर, वेट अ सेकेंड, आई थिंक कुछ इश्यू आ गया है, काफी लैग कर रहा है। देखो इधर, यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं हम कि पहले गवर्नर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, कौन से? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। इनके बारे में बस आप इतना ही याद रखो, दैट इज इनफ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। देन अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, आजाद उन्होंने क्या किया था ना, जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हो रही थी ना उस टाइम पे, यानी कि ये बोल रहे थे कि मुस्लिम लोग अलग हैं, या फिर पाकिस्तान बनाने की बात चल रही थी, मुस्लिम सेपरेटिस्ट जो आपका यहाँ पे क्या चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था एक तरीके से। तो इन्होंने क्या कहा, भैया ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको इन्होंने बहुत ज्यादा अपोज करा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस इंडियन लीडर ने या फिर किस मुस्लिम लीडर ने यहाँ पे मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को आज़ादी के समय पे इसका काफ़ी विरोध किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका काफ़ी विरोध किया था। और ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इसके बाद, ठीक है ना, क्या रहे हैं? पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं अपने इंडिया के। तो ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। देन अगले वाले लीडर पे आते हैं। नाउ 10th नंबर पे हमारे पास है, ये अभी हम प्रियम्बल पे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नाउ 10th नंबर पे हमारे पास में है दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख जी जो हैं, देशमुख। नाउ दुर्गाबाई देशमुख जी जो हैं ये फीमेल हमारे लीडर रही हैं। इन्होंने क्या किया था, याद रखना कि ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है ना, जो आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, इसकी फाउंडर कौन थी? तो फिर याद रखना कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख जी थी। और इसकी पहली चेयरमैन भी यही थी, ठीक है ना, चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन बोलो बेसिकली, चेयरपर्सन इसकी कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, फाउंडर भी दुर्गाबाई देशमुख, ठीक। इसके बाद आता है कि जो आंध्रा महिला सभा है, ठीक है ना, आंध्रा महिला सभा, आंध्रा महिला सभा, इसकी फाउंडर कौन थी? तो आंध्रा महिला सभा की फाउंडर भी आपकी दुर्गाबाई देशमुख जी थी, ठीक है। ये दो चीजें आप लोग याद रख लोगे ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छे से याद रखना। दुर्गाबाई देशमुख ने क्या किया? दो काम, पहला सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, दूसरा आंध्रा महिला सभा। देन देखो मैं इतना आराम से बता रहा हूँ सो दैट आपको साथ के साथ चीजें याद भी हो जाएं, अभी याद हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा आगे जब रिवाइज वगैरह करोगे, जब एग्जाम डेट पास आएगी, ठीक है। अब देखो 11वें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बलदेव सिंह, ठीक है ना। क्या आ जाते हैं? बलदेव सिंह जी आ जाते हैं। और इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो भाई क्या बोलोगे? सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह, क्लियर है। डिफेंस में ऐसी नहीं होता, सी होता है,
ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। नाउ हम पहले फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, ऐसे ही अगर पहले फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर ली जाए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये हो जाते हैं आपके कृष्णामाचारी। ठीक है ना, क्या नाम है इनका? कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, याद रखना ये नाम। ठीक है, और ये एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसमें कई सारे मेंबर्स भी थे। ठीक है ना, तो मेंबर में एक थे कृष्णामाचारी, जो कि लेटर ऑन पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। क्लियर है? तो ये आपके 12 हो गए ना। 13th नंबर पे हमारे पास है हमारी जो कोकिला है भारत की, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, श्री सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू। नाउ सरोजिनी नायडू जो है, वेट अ सेकेंड, देखो ये पहली हमारी फर्स्ट इंडियन, ये तो सबको खैर पता ही होगा, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू जी थी। अगर नहीं पता है तो इसको लिख लेना। 1925 में इन्होंने जो है कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंसी की थी, और कहाँ पे की थी? तो कानपुर सेशन में। ये याद रखना, कौन से प्लेस पे हुआ था तब आपका कांग्रेस का सेशन? तो कानपुर में हुआ था। क्लियर है? देन और यहाँ पे क्या बातें हैं कि ये पहली गवर्नर रही हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो और ये फर्स्ट गवर्नर के अलावा पहली वुमन गवर्नर भी रही हैं। ठीक है ना, वुमन तो होंगी ऑफ कोर्स, जब पहली गवर्नर ही बन गई है तो पहली वुमन भी होंगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत थी नहीं। नाउ अब बात करेंगे हम यहाँ पे लास्ट वन, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे है लीडर का नाम सोमनाथ लाहिरी। ठीक है ना, क्या नाम दे रखा है? सोमनाथ लाहिरी। इनके बारे में आप एक बात याद रखेंगे कि ये लीडर थे सीपीआई के, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जो है ना इंडिया की, उसके पहले लीडर कौन थे आपके? सोमनाथ लाहिरी जी थे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी में ये वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वगैरह बने, तो ये आपको याद नहीं रखना है। बस एक चीज ये थोड़ा सा फैक्ट याद रख लेना, एनसीईआरटी में गिवन भी है और क्या पता आ भी जाए। तो जो सिलेक्टेड चीजें हैं इन सभी लीडर्स के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दी हैं। इससे ज्यादा आपको और कोई फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे यार प्रियम्बल के ऊपर। हमने कल देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हमने स्टार्टिंग देखो कहां से करी थी कि डेमोक्रेसी क्या है, फिर हमने समझा क्यों है डेमोक्रेसी, उसके फीचर्स देखे, फिर वहां से हमें पता लगा कि यार इसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। हमने कहा ठीक है यार, कॉन्स्टिट्यूशन तो अब हमने समझ लिया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें भी कर ली, कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना, सऊदी अरेबिया का केस भी देख लिया, सॉरी साउथ अफ्रीका का केस भी देख लिया। देन अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और इंडिया का जो प्रियम्बल है वो किस तरीके से बना, क्या चीज है। अच्छा ये तो आपको पता होगा, प्रियम्बल है वो यूएसए के हमने संविधान से उठाया हुआ है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने प्रियम्बल को देखा, और पूरा वर्ल्ड में भी जितनी भी कंट्रीज है ना, उन्होंने प्रियम्बल को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को ही देख करके तरीके से उठाया हुआ है। ठीक है, प्रियम्बल यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में ही हुआ करता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब मैं आपको प्रियम्बल पे ही ले चलूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। कहाँ है भाई प्रियम्बल हमारा? तो भाई ये है आपका प्रियम्बल। अब बड़े ही ध्यान से इसको देखना है, आपको पता होना चाहिए एक एक चीज आपके प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है आपका प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये जो है ये एक्चुअल प्रियम्बल है, लेकिन फिर आपको ये पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा हुआ था भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे दो शब्द और जोड़ दिए गए। क्या आपको पता है वो दो शब्द कौन कौन से हैं? अमेंडमेंट। ठीक है, कौन कौन से वो दो शब्द जोड़े गए थे? तो सोशलिस्ट और सेक्युलर। यहाँ पे ना, यहाँ पे इन्होंने बीच में थोड़ा सा दो शब्द चिपका दिए, दोनों का दोनों याद रखना। ठीक है ना, क्या है आपका? एक वर्ड है सोशलिस्ट और एक वर्ड है आपका यहाँ पे सेक्युलर। ठीक है, ये दो शब्द आपके जोड़े गए कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था? तो 1976 में हुआ था। याद रखोगे ये वाली चीज सबसे पहले कि वी द पीपल। सबसे पहले हम एक बार पढ़ते हैं, एक एक वर्ड का हमें यहाँ पे मतलब पता करना है अपना। ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे। इसका जो एक एक शब्द है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। जैसे कि आप सबसे पहले यही पढ़ोगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ध्यान देना, तीन शब्द हैं ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन।
अब यहाँ पे प्रेम्बल अगर कभी ये पूछा जाए ना कि कब आया था, तो ये याद रखना कि ये 26 नवंबर 1949 में ही आया था। वही फिर अपना 26 जनवरी 1950 को आगे चल के इसे पूरा इनेक्ट कराया गया। ठीक है, फिलहाल क्या बोला मैंने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना हम क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, किसी किंग ने उठा के नहीं दिया है, हमने यहाँ पे खुद अपने आप से बनाया है। यानी कि हम लोगों ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया हुआ है, उन रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रेम्बल है, बनाया हुआ है। तो ये कोई हमें यहाँ पे किसी की हम बात नहीं मान रहे, ये हमारे खुद के लोगों द्वारा चुना गया एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हमने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट, और हमने ये जो इंडिया है इसको एक तरीके से माना है। किस तरीके से? सोवरेन, देन आपका सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये जो तीन शब्द हैं इनका बहुत ही बढ़िया मतलब है यार, ये आपको थ्योरी में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, तीनों में अंतर क्या है और तीनों को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता ही दूंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहला है सोवरेन का मतलब क्या होता है हिंदी में? सार्वभौम। देन आपका जो सोशलिस्ट होता है इसका मतलब होता है समाजवादी। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तीनों में अंतर समझना, बहुत ही ध्यान से सुनना है इस बात को। पहले हमने बोला कि हम जो भारत के लोग हैं ना, यानी कि ये जो इंडिया है, हमने इंडिया को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया है अपने आप से, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट किए हुए हैं कि ये एक सार्वभौमिक देश है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है ना, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रूल है वो लोगों का चलता है। यानी कि हमने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हुए हैं वो लोग यहाँ पे रूल करेंगे, इंडिया के लोग रूल करेंगे। यहाँ पे बाहर से कोई भी फॉरेनर आके रूल नहीं करेगा, जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स ने कर लिया या फिर कुछ भी हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही हमने अपने देश को किसी किंग को दिया है, ना ही यहाँ पे कोई एक इकलौता राजा राज करेगा, ना रानी राज करेगी। ये आपका एक सोवरेन कंट्री है, यानी कि यहाँ पे लोगों का राज चलता है। लोगों का राज इन द सेंस सारे लोग तो राज नहीं करेंगे। जब मैं लोगों का राज बोलता हूँ, डेमोक्रेसी बोलता हूँ, तो आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया, वो लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया कैसा एक सोवरेन देश है। देन आप कहोगे सर यहाँ पे सोवरेन ठीक है, इसके बाद ये सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट का मतलब बच्चों होता है समाजवादी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे आपका अपना क्या बोलेंगे उसको यार, अब पैसा है या वेल्थ है ना, तो वेल्थ को क्या बोलते हैं? जो भी आपकी धन संपत्ति संपदा है या फिर जो मौके वगैरह है ना, जो वेल्थ है बेसिकली, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यानी कि हम लोगों ने जिस सरकार को चुन के भेजा है वो सभी में इक्वली देगी। ऐसा नहीं है कि बस आपके कुछ, जैसे कि अगर सपोज करो राजा होता है, यहाँ पे राजा का शासन चल रहा होता, तो वो पहले अपने आसपास के जो उसके सगे संबंधी होते हैं, फिर कोई भी पर्सन राज करेगा तो अपने आसपास के लोगों को देखेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया हुआ है, तो हम लोगों यहाँ पे जो इंडिया है वो कैसा है? एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, यानी कि ये कैसा है? समाजवादी है। अर्थात जो भी आपका वेल्थ है वो वेल्थ यहाँ पे इक्वली शेयर की जाती है सोसाइटी में। ठीक है ना, ऐसा नहीं यहाँ पे किसी को प्रेफरेंस दी जाए या फिर कुछ किया जाए। इनइक्वालिटी हम यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज है। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी लैंड का ओनरशिप होती है या फिर जो वेल्थ है वो इस तरीके से बांटती है कि जो आपका गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे कम होते जाएं, इनइक्वालिटी कम होती जाए। ठीक है, ये मतलब होता है सोशलिस्ट का। देन आती है तीसरी बात यहाँ पे आपकी सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होना। नाम ही बता रहा है कि हम यहाँ पे एज अ कंट्री या फिर एज अ नेशन किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे हम कोई यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान वगैरह को देखो, इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारा इस्लाम या फिर मुस्लिम जो है ऑफिशियल रिलीजन है हमारा इस्लाम। लेकिन आप इंडिया का देखो, इन्होंने क्या बोला है कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सबको अपना अपना धर्म रखने की आज़ादी है। इवन ये कहने की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे इंडिया में है ना। तो ये चीज है। तो इंडिया क्या है? एक आपका सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे आप कोई भी अपना धर्म ले सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया जाता है, अनटिल अनलेस आप यहाँ पे अपने देश के कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। ठीक है, ये चीज है। देन यहाँ पे क्या है, आपके ये तीनों वर्ड आपको आई होप समझ में आए होंगे। देन लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कैसी है आपकी ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब समझ में आता होगा, जहाँ पे कि लोग जो है, डेमोक्रेसी का मतलब अब आपको
दिमाग में बहुत ही ब्रॉड लेके चलना है। वो जो मैंने 2 लाइन की डेफिनेशन लिखाई थी ना, उसके साथ जो मैंने जितने फीचर्स बताए थे, अब मैं आपसे जब भी डेमोक्रेसी बोलूंगा आपके माइंड में क्या आ जाएगा? डेमोक्रेसी में कुछ गवर्नमेंट है, लोगों ने चुन के बैठाई हुई है, वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर, संवैधानिक लॉज के अंदर जो है काम करती है। लोगों के पास में कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, बेसिक राइट होंगे, जो है लोग वहां पे पॉलिटिकल राइट्स जो है उनका मतलब उनको लोगों को कुछ राइट्स दिए हुए हैं, और वो अपने इन राइट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और वो गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके माइंड में घूम जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट अपना जो है अनफेयर मींस के थ्रू अपनी लगातार सरकार बनाए चली जा रही है। डेमोक्रेसी वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो मैंने जितनी भी कहानी आपको पीछे समझाई थी वो सारी की सारी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पर हम आते हैं कैसे हमारी ये डेमोक्रेटिक है, देन रिपब्लिक है। ये इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र। ठीक है ना, भारत क्या है आपका? एक गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं एक लाइन में, तो क्या समझोगे कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई एक बार पीएम बन गया तो उसका बेटा ही अगली बार पीएम बनेगा, या फिर उसका ही बेटा अगली बार पीएम बनेगा। हर बार हमारे यहाँ क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। तो यानी कि कोई भी यहाँ पे ऐसा मोनार्च या फिर राजशाही वाला सिस्टम नहीं है, इसी को बोला जाता है गणतंत्र। तो आप ये एक लाइन में यहाँ पे समझ सकते हो कि इंडिया क्या है? गणतंत्र है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, है ना। तो अब ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ना, अपने माइंड में बिल्कुल डाल लेना। कुछ ना कुछ लैंग्वेज बना के आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत बन रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम जो लोग हैं इंडिया के, हमने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया है, बनाया हुआ एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये अपने जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स को क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर देश में रहने वाले नागरिक जो इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये अपने सिटीजन्स को क्या क्या देता है? तो ये क्या है, क्या क्या देता है में क्या क्या आ जाएगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब इन सभी को आपको समझना है कि इन चारों टर्म का क्या क्या मतलब है। ठीक है, यहां से कभी काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ क्या लिखा है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय दिया जाएगा यहाँ के सिटीजन्स को सोशल लेवल पे, यानी कि सामाजिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल यानी कि आर्थिक लेवल पे, और आपका जो राजनीतिक है यानी कि राजनीतिक स्तर पे भी आपको क्या मिलेगा? एक न्याय मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि यहाँ पे कास्ट, रिलीजन और जेंडर, ध्यान देना, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और आपका जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए ना कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, हमेशा याद रखना ये चीज, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमने इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ना जस्टिस वर्ड का यूज किया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है किस शब्द के अंदर आती है, किस शब्द के अंडर जो है आपका कवर्ड है, तो वो जस्टिस जो आपका वर्ड दिया गया है प्रियम्बल में, इसके अंदर यही है कि आपका कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, बी इट ऑन एनी लेवल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, समझ में आती है इतनी सी बात। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या काम करेगी? जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि कोई आपका किसी पर्टिकुलर कास्ट से फॉलो करता है, यानी कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनका यहाँ पे ऊपर उठाने में सरकार जो है उसकी मदद करेगी। ठीक है, पहला वाला समझ में आता है क्या? देन लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, देखो, स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है ना। लिबर्टी, यार कहाँ पे लिखूं, वेट अ सेकंड। लिबर्टी यानी कि आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्रता किस किस चीज की है, ध्यान देना। तो जो अनरीजनेबल आपका रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो होंगे ही होंगे, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि अब सपोज करो आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा। रिस्ट्रिक्शन तो छोड़ो, पुलिस का डंडा भी लगेगा आपके ऊपर। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बाहर जाके यदि आप कोई काम करते हो तो ऑफ कोर्स आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन आप अगर किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर रह के आपको जो सोचना है सोचो, आपके पास एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई चीज़ आप बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन किसी को वो जब तक हर्ट नहीं करती है तब तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्या बोला गया है? लिबर्टी है। किस किस चीज़ की है? थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, जिसे जो सोचना चाहो सोचो आप, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, जो भी आप धर्म पे मानना चाहो, अपना विश्वास रखना चाहो रखो, जिसकी भी पूजा करना चाहते हो करो, इन सभी चीजों की आपको छूट है।
ठीक है। नाउ कम्स इक्वालिटी। इक्वालिटी किस किस चीज़ की? इक्वालिटी तो सबको पता ही होगा, समानता का अधिकार। इक्वालिटी का मौका है अपना स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके सामने इक्वल होंगी। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि भाई अंबानी के बेटे को ये अपॉर्चुनिटी है, आपको नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ दे रही है वो सबके लिए इक्वल ही होंगी, और वो सभी में प्रमोशन भी उसका किया जाएगा। जो भी स्कीम्स आएंगी उनका बड़े से लेके छोटे लेवल तक सभी लोगों में उसका प्रचार किया जाएगा, वो पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी जो है बराबर हैं। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो भाई सबको बराबर ही सजा होगी, है ना। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इक्वल, और यहाँ पे लॉ के सामने भी सभी, लॉ भी सबको क्या करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रेस, रिलीजन। कोई भी आपको यहाँ पे उसके बेसिस पे अनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। ठीक है। देन आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हिंदी में होता है भाईचारा। ठीक है, इसको भी लिख लो यहाँ पे अगर लिखना चाहो, भाईचारा। तो भाईचारा का मतलब क्या है? बेसिकली फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हम सभी को आपस में इस तरीके से रहना है जैसे कि यानी कि जिससे कि किसी की भी डिग्निटी खराब ना हो। यानी कि आपके पास सपोज करो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप जाके किसी को 4 गाली दे के आ गए, आपने तो अगले बंदे की डिग्निटी पे सवाल खड़ा कर दिया ना, आप फ्रेटर्निटी से रह ही नहीं रहे हो। तो भैया आपको यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट बता के अंदर रख दिया जाएगा, ठीक है, जेल के, कि भैया तुम एंटी सोशल हो रहे हो, चलो तुम्हें सोशल बनाते हैं, इसके बाद तुम सोसाइटी में आना। ठीक है, तो ये चीज़ है। भाईचारा का मतलब क्या हुआ कि डिग्निटी किसी भी इंडिविजुअल की आपको खराब नहीं करनी है, और देश की यूनिटी हमेशा के लिए बरकरार करनी है। ठीक है, यानी कि आपको देश के इंटीग्रेशन को खतरा हो ऐसा कोई काम नहीं करना है। ठीक, तो ये होती है फ्रेटर्निटी। देन आता है यहाँ पे नीचे, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 टू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी गई है, गिव टू आवरसेल्व्स। शुरू कहाँ से हुआ था? हम जो इंडिया के लोग हैं, हम लोग अपने आप को खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ये किसी ने हमारे ऊपर फोर्स नहीं करा। हमने देखो, अब ये जो छोटा सा प्रेम्बल है ना यार, इसमें ही डेमोक्रेसी की पूरी आत्मा बसी हुई है। ठीक है, ये जितनी चीजें आपने पढ़ी यही है डेमोक्रेसी। नाउ हमने क्या बोला कि हमने 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया है और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो जो बेसिक समझने वाली बात थी ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो अब यहाँ पे खत्म होता है। अब सीधा का सीधा यहाँ पे आपको मैं पॉइंटर्स बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आएगी, फिर आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देन आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर जाके और भी कुछ जो राइट वाले या डेमोक्रेटिक बातें हैं वो देखेंगे, फिर आपका ये फिनिश होगा। ठीक है, तो अब जो भी फैक्ट अब जो है, अब चीज़ें यहाँ तक आपको माइंड में, अगर अभी तक आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया है तो अगली क्लास से पहले सारा रिवाइज करके आना ही आना है, बिकॉज आगे अब जो है चीज़ें इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ही चलेंगी, आपने जो अभी तक समझी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ है, और बाकी आप लोग आपस में चीज़ों को शेयर करिए, जो भी करना है करो, और पढ़ के आना बस अच्छे से। ठीक है, चलो एंड करूंगा यहीं पे आज के सेशन को। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं अगला वाला, जैसे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, तो इन दोनों के एक साथ ही कराऊंगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी एक बार कवर कर लेंगे, इसमें हमें बेसिकली इंडिया में ही इलेक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हुए हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी जल्दी, और उतनी ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा चीज़ें लेके आ पाऊँ, साइंस भी लेके आ पाऊँ। एक साइंस का लेक्चर लूंगा अभी करंट वाला, तो ये चीज़ें हैं, साइंस का, मैथ्स का, मेरे पास बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं यार। लेकिन यही है कि आप जितना सपोर्ट करोगे उतनी चीज़ें फास्ट फास्ट आ पाएंगी। ठीक है, तो एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।